नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है अधिकार। भाभी, यह क्या तरीका है? ये क्या कर रही हो आप? माँ पापा के साथ देख रही हूँ, दिन पे दिन आपकी हरकतें। भैया के जाने के बाद आप तो जैसे खुले सांड की तरह अपने सास ससुर से पेश आती हो। आपको थोड़ा भी तमीज नहीं है कि उनसे बात कैसे करते हैं। दीदी, बेहतर होगा कि आप अपनी ससुराल में ही ध्यान दीजिए। यहाँ का मैं देख लूंगी। और अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आपके माँ-बाप को लेकर तो आप उन्हें अपने साथ ले जा सकती हो। मेरे बस की बात नहीं है, रोज़-रोज़ इनके नखरे सहूँ, उनकी सेवा करूँ। भाभी, यह कैसी बातें कर रही हो आप? ये लोग अपना घर छोड़कर क्यों जाएँगे? अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप ही चली जाओ। आप देख लो अपना दूसरा ठिकाना। दीदी, हो तो बड़ी, इसलिए मुझे मजबूर मत करो कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा उल्टा निकल जाए जो आपको बड़ा ही तकलीफ दे। आप रोते हुए अपने ससुराल चली जाए। इससे बेहतर है कि अगर आपको अपने माँ बाप की तकलीफ नहीं बर्दाश्त हो रही है और यहाँ लोग यहाँ पे ज़्यादा दुखी है तो आप इन्हें भी अपने साथ कहीं लेते जाओ। और वैसे भी मेरा रिश्ता बस उदय से था। जब तक उदय थे तब तक उनका परिवार मेरा था। अब उदय नहीं है तो यह परिवार भी मेरा नहीं है। मुझे अपनी भी ज़िंदगी देखनी है, अपने बच्चे की ज़िंदगी देखनी है। इसके चक्कर में अपनी बर्बादी नहीं करूँगी। और कितना बर्बाद करूँ? भगवान ने तो ऐसे ही मेरा सब कुछ छीन लिया। कहते हुए रो पड़ी अनीता। भाभी, जितना तकलीफ आपको उदय भैया के जाने से है, उतनी ही तकलीफ हम सबको है। लेकिन सब एक दूसरे से प्यार से, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के दुख सुख को बांट कर आराम से परिवार लेकर चला सकते हैं। लेकिन आपने तो भैया के जाने के बाद और भी घर में तांडव मचा दिया। जिसका जनाब बेटा उनकी आंखों के सामने गुजर गया हो, उसे अपने और दुख दिया। दिन रात उन्हें खून के आंसू रुलाती है। अरे उदय भैया नहीं है तो क्या हुआ? उनके माँ बाप तो है ना। वो अभी भी आपके आगे ढाल की तरह खड़े हैं। वो अभी भी आपका सहारा बन सकते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपने तो उनके साथ दुश्मनों से भी बदतर सलूक किया है। देखो दीदी, अगर ये लोग दुश्मन की तरह है तो दुश्मन ही सही। जब मेरा पति ही नहीं है तो उसके माँ बाप से भी मुझे कोई मतलब नहीं है। साफ साफ बता दिया मैंने। अब जिसको भी करना है, जो करना है सोच ले। कहते हुए ताव में पैर पटकते हुए अनीता अपने कमरे में चली गई। दीनानाथ जी, सुशीला दोनों ही लगातार अपनी किस्मत पे रोए जा रहे थे। कितना अच्छा खासा उनका हंसता खेलता परिवार था। अचानक से उदय का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सबको अकेला छोड़ इस दुनिया से चला जाता है। उदय के जाने के बाद से ही अनीता ने एक अलग ही रूप पकड़ लिया। बिना बात के ही वह दीनानाथ जी और सुशीला जी से चिढ़ती रहती, गालियां देती, आए दिन उन्हें घर से बाहर निकालने के चक्कर में पड़ी रहती। क्योंकि अब उसके सास ससुर उनके लिए बोझ लगने लगे थे। वो अपनी जिंदगी खुद से जीना चाहती थी। उसकी जिंदगी बस वो और उसके बच्चे ही रह गए थे। दीनानाथ जी की बेटी आकांक्षा ने अपने ससुराल में रहती थी। भाई के जाने के बाद माँ बाप का दुख सुन सुन के उसे बहुत ही तकलीफ होती। उसने बहुत बार अपनी भाभी अनीता को समझाने की कोशिश भी की। लेकिन अनीता पे तो जैसे सास ससुर को घर से बाहर निकालने का भूत सवार था। बिल्कुल समझने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन आज आज तो अनीता ने हद ही कर दिया था। आज जब आकांक्षा ने उसकी ससुराल में दीनानाथ जी का फोन आया तो दीनानाथ जी रोते हुए अपनी बेटी आकांक्षा से कह रहे थे, बेटा अब नहीं सहा जाता। आए दिन रोज के कलेश से थक चुका हूँ। यह बूढ़ी हड्डियां कितना बर्दाश्त करे। जब से बेटा गया है तब से बहू ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। कहते हुए रो पड़े थे दीनानाथ जी। दीनानाथ जी के फोन पे आकांक्षा को अपनी बहू की हरकतों के बारे में बता रहे थे। बगल में ही उनकी पत्नी सुशीला जी भी बैठी लगातार अपनी किस्मत पे आंसू बहा रही थी। असल में अनीता ने आज सुशीला जी को घर से बाहर निकाल दरवाजा बंद कर दिया था और साफ साफ दोनों को धमकी दी थी कि दोबारा इस मेरे घर में कदम ही ना रखे। दो बूढ़ी जान, उसके अंदर इतनी ताकत तो नहीं थी कि
वह अनीता का सामना भी कर ले। बगल में ही काकी के घर जाकर दोनों अपनी किस्मत पे रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि वह जाए तो जाए कहाँ। काकी और बगल अगल की औरतें भी अनीता के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। कोई भी अनीता के मुंह लगना नहीं चाहता था। काकी ने दोनों को समझाकर आकांक्षा को फोन लगाया। तब दीनानाथ जी ने आकांक्षा को सारी बातें बताई। माँ बाप की ऐसी हालत सुन आकांक्षा तुरंत ससुराल से चल देती है और सीधे काकी के घर ही जाती है। वहाँ दीनानाथ जी और उसकी माँ सुशीला जी दोनों ही बेटी को देख रो पड़े। उदय के जाने का गम जितना था उतना ही गम यह सोचकर हो रहा था कि मैंने किस घड़ी में उदय की शादी ऐसी डायन से करा दी। हमें तो बेटे के जाने के बाद ऐसे ही टूट गए। बच्ची कुछ हिम्मत यह औरत तो रही है और हम कहाँ जाएंगे। इससे अच्छा तो उदय के साथ साथ हम भी मर गए होते। नहीं पापा, ऐसी बातें मत करिए। भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। आप मेरे साथ चलो, आप मेरे घर पे रहोगे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कर। एक बेटे की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब तुम्हारी बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हारे ससुराल में भी लोग तुम्हें ताने दे देकर चैन से रहने नहीं देंगे। हाँ तो हमारा एक काम कर दे, हमारे लिए एक आश्रम ढूंढे, हम वहीं पे रह लेंगे। जो भी बची जिंदगी है हम वही गुजार लेंगे। नहीं पापा, यह तो नहीं हो सकता। आप अपना घर, अपना परिवार, समाज छोड़कर आश्रम तो नहीं जा सकते पापा। आपने अपने खून पसीने की कमाई से घर बनाया है, इतनी आसानी से तो इसे मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगी। रही बात भाभी की, तो अभी तक सब लोग उनके ऊपर तरस खा रहे थे कि भैया के जाने के बाद वो अकेली पड़ गई है, कमजोर हो गई है, चिड़चिड़ी हो गई है। हो सकता है धीरे धीरे समझ जाए, लेकिन आज उन्होंने हद कर दी। वो भैया के जाने के बाद कहीं कमजोर नहीं पड़ी, बल्कि और भी शेरनी बन गई। अब उन्हें किसी का भी डर नहीं है, इसलिए उन्हें सबक सिखाना भी बहुत ही जरूरी है। कुछ सोचते हुए आकांक्षा ने काकी की ओर देखते हुए कहा, काकी, क्या मैं 2-3 दिन अपने माँ बाप के साथ आपके घर रह सकती हूँ? हाँ हाँ, ऐसी मेरी बच्ची, ऐसी कैसी बातें कर रही हो? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? भले ही मैं तेरी काकी हूँ, लेकिन बचपन से तू यहीं पे रही है ना। यह तेरा घर है बेटा, इसे अपना घर समझ के रह ले। ठीक है काकी, आप माँ बाप का ध्यान रखिए, मैं अभी आती हूँ। कहते हुए आकांक्षा निकल पड़ती है। गांव के मुखिया और कुछ लोगों के साथ लेकर सीधे अनीता के पास जाती है। इतने लोगों के साथ आकांक्षा देख गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग को देखकर अनीता थोड़ा घबरा जाती है। वह लगातार आकांक्षा को देख कर जा रही थी। दीदी, यह सब क्या है? आप इन लोगों को लेकर क्यों आई हो? क्योंकि भाभी, आपको सीधी तरीके से बात समझ में नहीं आती ना, इसलिए मजबूरी में हमें गांव वालों का सहारा लेना ही पड़ा। आपने आज सुबह माँ पापा को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यह झूठ कह रही है। मैंने कोई भी धक्के मार के घर से नहीं निकाला है। ये लोग खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं, अनीता बोली। तो आपने जाने दिया उन्हें? आपने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की, जानते हुए कि दोनों बूढ़े हैं, चले हैं। दीदी, मैं खुद इतना परेशान रहती हूँ, मैं किसको किसको संभालती फिरूंगी? खुद को संभालू कि बच्चों को संभालू, फिर इनकी हरकतों को संभालू? अपनी मर्जी से गए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जी करेगा खुद ही वापस आ जाएंगे। ठीक है भाभी, आप सही हो, मेरे माँ बाप छूटे हैं, लेकिन अब एक काम करते हैं। यह गांव तो माँ और पापा का है, इसलिए यहाँ घर से जाने वाले तो नहीं है। हाँ, आपको तकलीफ है तो आप अपनी व्यवस्था कहीं और कर लीजिए। दीदी, आप मेरा मुंह मत खुलवाओ। यह घर जितना आपके माँ बाप का है उतना मेरा भी है। मैं इस घर की हिस्सेदार हूँ। कोई हिस्सेदारी नहीं है भाभी, आपकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। हिस्सेदारी तो तब होगी जब मम्मी पापा ये घर आपके नाम करेंगे। अब तक यह घर किसी के नाम है, तो बेहतर होगा कि आप ही चुपचाप यहाँ से निकल जाइए।
देख लीजिए सरपंच जी, आपके सामने ही मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। फिर बाद में यही होगा कि बहू खराब है। देख लीजिए, मेरे पति इनके इकलौते बेटे थे, तो इनकी जायदाद पर तो मेरे पति का ही हक हुआ ना। अब मेरे पति नहीं है तो सारा कुछ उनके परिवार का ही होगा ना, यानी कि मेरा और मेरे बच्चों का ही होगा ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो जब तक यह घर तुम्हारे साथ ससुर के नाम है, तब तक तुम्हें इन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकती। और दूसरी बात की, यह घर इनका है, तो इनकी मर्जी की वो किसके देंगे। इकलौता बेटा होने से मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी बच्चे के ही नाम कर दे। यह तो माँ बाप के ऊपर है, निर्भर करता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी किसके नाम करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इनका साथ छोड़ दो। पंचों ने भी अपना फैसला सुना दिया। सुन लिया भाभी, अब आपको समझ में आ गया। पुलिस का सहारा, कोर्ट कचहरी का सहारा लेना चाहोगी आप, तो वो भी आप जीत नहीं पाओगी, क्योंकि कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो माँ बाप की संपत्ति पे जबरदस्ती बहू बेटे को हक दिला सके। इसलिए अब आपके पास आज शाम तक का समय है। आप चुपचाप घर खाली करके चली जाइए। अब मैं समझी दीदी, अब मैं समझी। तो आपकी नजर सारी प्रॉपर्टी पे है, तभी तो आप मुझे घर से बेदखल करना चाहती हो ना, ताकि सारा कुछ यह लोग आपके नाम लिख दे। आपको जो समझना है वो समझिए भाभी, समझ लो, क्योंकि जिसकी सोच घटिया हो सकती है, उसे समझना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। अगर आज शाम तक आपने घर नहीं खाली किया तो हमें पुलिस बुलाकर आपके ऊपर जबरदस्ती करने के लिए मजबूरन करना होगा। अनीता ने तुरंत ही फोन उठाया और अपने मायके किसी को फोन लगाकर सारी बातें बताई। वहां से जब उसे कोई राहत वाली खबर नहीं मिली तो अंत में मजबूर हो गई, क्योंकि बात भी सही थी। जबरदस्ती किसी से हक लिया नहीं जा सकता। बेटा बहू होने के नाते जरूरी नहीं है कि माँ बाप की संपत्ति पे पूरा हक बेटे और बहू का ही हो। जब अनीता को लगा कि अब उसके हाथ से सारा कुछ निकल जाएगा तो उसने तुरंत गिरगिट की तरह अपना रंग बदला और कहा, दीदी चलो मान लेती हूँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगी। मुझे भी एक मौका तो मिलना चाहिए ना। कुछ गलती माँ बाबूजी की भी है, कुछ मेरी भी है। हम दोनों ही अपनी गलती सुधार लेते हैं। वो लोग मुझे तंग करना बंद कर दे, मैं भी उन्हें परेशान नहीं करूंगी। नहीं बेटा, नहीं, अब और नहीं। तभी पीछे से अपनी आती हुई सुशीला जी बोल पड़ी, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना। मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अभी ये लालच में ऐसा बोल रही है, सबको देखकर। जैसे ही सब चले जाएंगे तो 3 दिन के बाद ये फिर से शुरू हो जाएगी। मैं अकेले ही बना लूंगी अपने और अपने पति का खाना। इतनी तो हिम्मत है मेरे में। अब मुझे इससे सेवा की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे बस रहने के लिए मेरा घर चाहिए। आकांक्षा ने सरपंच जी की ओर देखा। गांव के सब लोगों ने अनीता से कहा, अनीता, तुम्हारे पति का बनाया हुआ ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिसे कि तुम्हें दिया जा सके। अगर तुम्हारे पति ने कुछ बनाया होता तो उस पे पूरा तुम्हारा हक होता, लेकिन यह तुम्हारे साथ ससुर का बनाया हुआ है और यह लोग इसमें से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहते। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना दूसरा ठिकाना देख लो। जब अनीता को लगा कि सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा तो तुरंत ही सुशीला जी के पांव पकड़ लेती है। नहीं माँ जी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं भटक गई थी, भटक नहीं गई थी, मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। उदय के जाने के बाद मेरा दिमाग ही नहीं काम करता था। मुझे समझ नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। मैं करूँ तो करूँ क्या। आप एक बार प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं अब आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो लगातार सुशीला जी के पांव पकड़कर रोए जा रही थी, लेकिन दीनानाथ जी ने कहा, नहीं बहू, अब हम तुम पे विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस बात मत करिए, बस एक मौका देकर देखिए। अगर दोबारा भी लगा कि मैं आपको तंग कर रही हूँ तो आप बेशक मुझे इस घर से निकाल देना। मैं चुपचाप चली जाऊंगी, लेकिन मुझे अभी मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर। अनीता बोली। सुशीला जी
आखिर माँ थी, वो अपने पोते पोतियों को बेघर होते हुए कैसे देख सकती थी। इसलिए उन्होंने धीरे से दीनानाथ जी को इशारा किया। दीनानाथ जी कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें एक मौका दे तो तुम रह लो हमारे साथ, लेकिन याद रखना, जहां तुम्हारी नीयत फिर से बदली, हम अपनी सारी प्रॉपर्टी दान में कर देंगे। और यह पूरे पंचायत के सामने मैं अपना फैसला सुनाया हूँ, इसलिए याद रखना। जी बाबूजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। कहते हुए अनीता आकांक्षा से माफी मांगती है। आकांक्षा सरपंच जी से गांव के लोगों को धन्यवाद करते हुए विदा करती है। अब आकांक्षा, दीनानाथ जी और सुशीला जी तीनों के चेहरे पे एक मुस्कान थी। एक सुकून था कि अनीता दोबारा से कभी ऐसा हरकत नहीं करेगी। माँ बाबूजी को घर से बाहर नहीं निकालेगी, क्योंकि उसके मन में अच्छी तरह से यह डर बैठ गया था कि अगर दोबारा से ऐसी कोई भी गलती हुई तो वो लोग पूरी प्रॉपर्टी दान में कर देंगे, जैसा कि उन लोगों ने गांव वालों के सामने बोला है। और इस मामले में गांव वाले भी अनीता का साथ नहीं देंगे। मजबूरी में उसे अच्छी बहू बनने का नाटक करना पड़ रहा था। फिलहाल अनीता जो भी करे, उससे सुशीला जी और दीनानाथ जी से को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से ना जोड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।